हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज हम पढ़ेंगे अबाउट फोर्स एंड प्रेशर। ये क्लास 8 साइंस का टॉपिक है, जिसमें से आज हम डिस्कस करेंगे मेनली अबाउट फोर्स और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फोर्स क्या होता है? एक सिंपल डेफिनेशन तो है, अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। अब ये पुश और पुल क्या होता है? बहुत आसान सी चीज़ है जो आपने हमेशा देखी होगी और खुद भी आपने ऑब्जर्व किया होगा। जब भी आप अपने किसी दोस्त को धक्का मारेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो गिर सकता है या वो आगे जो है मूव हो जाएगा। सिमिलरली अगर एक टेबल है, उस पर मैंने बुक रखी है, उस बुक को अगर मैं ऐसे करके पुश करूँ तो वो बुक आगे बढ़ जाएगी। तो ये जो मैं पुश कर रही हूँ, ये मैं एक फोर्स अप्लाई कर रही हूँ। फिर अगर मैं उस बुक को अपनी तरफ पुल कर लूँगी तो भी मैं उस बुक पे एक फोर्स अप्लाई कर रही हूँ। तो दिस पुश एंड पुल इज़ नथिंग बट अ फोर्स। और वो फोर्स जो है वो ज़रूरी होता है किस किस केस में? आइए अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे कि सपोज अगर ये गोल हो रहा है और गोल कीपर जो है बॉल जिस डायरेक्शन में आ रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा के उसे दूसरी तरफ फेंक रहा है ताकि जो उसकी टीम है वो जीत जाए। तो ये गोलकीपर क्या कर रहा है? बॉल पे फोर्स अप्लाई कर रहा है। बेसिकली ये बॉल को पुश कर रहा है ताकि इसकी टीम जीत जाए। अगेन यहाँ पर अगर मैं देखूँ, ये हॉकी प्लेयर है, तो ये हॉकी प्लेयर इस बॉल पे फोर्स लगा रहा है, उसे पुश कर रहा है ताकि ये इससे गोल कर सके। सिमिलरली यहाँ पर ये जो है बॉल को कैच करने के लिए उस पर एक फोर्स लगाया ताकि बॉल रुक जाए और वो उसे कैच कर ले। तो दिस अ फॉर्म ऑफ पुश और पुल इज नथिंग बट फोर्स। तो फोर्स से हमने देखा कि क्या हो रहा है, एक मूविंग ऑब्जेक्ट जो है वो स्टॉप हो सकता है, एक स्टॉप्ड ऑब्जेक्ट जो है वो मूव हो सकता है, और भी बहुत सारे इम्पैक्ट्स हो सकते हैं फोर्स के। तो आइए अब हम वो डिस्कस करते हैं। फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरैक्शन। तो अब हम यही स्टडी करेंगे कि फोर्स इंटरैक्शन के वजह से होता है। अगर गोलकीपर बॉल को टच नहीं करेगा तो क्या वो उसे रोक पाएगा? नहीं। तो ये जो कांटेक्ट है ये बहुत ज़रूरी है। दो लोगों का इंटरैक्ट करना ही उनका एक दूसरे पर फोर्स लगाना हो सकता है। जैसे आप अपने फ्रेंड को जब तक टच नहीं करेंगे तब तक आप उसे धक्का ही नहीं मार सकते। तो यहाँ पर हम एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें कि ये कार है। अब जब तक ये कार को टच करके उससे पुश नहीं करेंगे तो क्या कार आगे बढ़ जाएगी? और ये तो एक खराब कार है, तभी तो हम इसे धक्का लगा रहे हैं। तो ये इनकी मदद करे कार को धक्का लगाने में। क्या टच किए बिना ये पॉसिबल है? क्या अगर ये सिर्फ ऐसे खड़े रहें तो क्या कार को धक्का लगा पाएंगे या कार को आगे बढ़ाने में इनकी मदद कर पाएंगे? नहीं। तो इंटरैक्शन जो है वो कब होगा? जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे। तो वही दे हैव टू बी इन कांटेक्ट, दे हैव टू इंटरैक्ट फॉर दैट फोर्स टू कम इनटू प्ले। सो नाउ वील सी सम मोर एक्टिविटीज जिनसे कि हम फोर्सेस के बारे में और जान पाएंगे। जैसे कि ये दो फ्रेंड्स हैं, ये एक टेबल को पुश कर रहे हैं। तो जब ये एक टेबल को पुश कर रहे हैं तो ये टेबल आगे खिसक गया। सपोज आपको और आपके फ्रेंड को आपकी मदर ने बोला है कि एक अलमीरा को एक रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट करना है। तो आप उस पे दोनों एक ही डायरेक्शन पे फोर्स अप्लाई करेंगे, उसे पुश करेंगे ताकि उसे आप दूसरे रूम में शिफ्ट कर पाए। बट अगर यही किसी भी अलमीरा के ऑपोजिट साइड से आप दोनों ही उस अलमीरा पे फोर्स लगा रहे हैं, आप इस साइड से और आपका फ्रेंड इस साइड से, तो क्या वो अलमीरा मूव होगी? नहीं, क्योंकि दोनों ही फोर्सेस जो है ऑपोजिट लग रहे हैं और अलमीरा ना उधर मूव हो पाएगी ना इधर मूव हो पाएगी। तो दैट इज वाई यहाँ पर जो फोर्सेस है वो इक्वल और ऑपोजिट है, इसीलिए जो आपकी अलमीरा है वो मूव ही नहीं हो पाएगी। बट यहाँ पे फर्स्ट केस में अलमीरा या बॉक्स इसीलिए मूव हो पाएगा क्योंकि सेम डायरेक्शन में दो लोग फोर्स लगा रहे हैं। तो यही अगर मैं बोलूँ कि उस अलमीरा के एक तरफ एक बॉडी बिल्डर आ जाए और एक तरफ आप आ जाएं तो क्या होगा? ऑफकोर्स बॉडी बिल्डर ज़्यादा फोर्स लगा पाएगा, अलमीरा आपकी तरफ मूव हो जाएगी। आप चाहे जितना भी फोर्स लगा लें, बॉडी बिल्डर का फोर्स आपसे ज़्यादा होगा तो अलमीरा आप ही की तरफ मूव होगी। जिस डायरेक्शन में फोर्स बॉडी बिल्डर लगा रहा है उस डायरेक्शन में मूव होगी। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया है कि सेम डायरेक्शन वाले फोर्स क्या होते हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन वाले फोर्स क्या होते हैं। सो हमने ये कैसे किया
जब हमने एक ऑब्जेक्ट को एक ही डायरेक्शन से पुश किया तो वो मूव हो गया, और जब हमने ऑपोजिट डायरेक्शन से इक्वल फोर्स लगाया तो वो मूव नहीं हुआ। तो क्या इस एक्टिविटी से मैं ये भी बोल सकती हूँ कि फोर्स ने एक ऑब्जेक्ट को मूव करा दिया? फोर्स कैन कॉज एन ऑब्जेक्ट टू मूव। ओके, हम ये गेम के बारे में जानते हैं। क्या आप सबको इसका नाम पता है? प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इस गेम में हम ये देख रहे हैं कि दो टीम्स हैं, और ये जो दो टीम्स हैं इनमें जो है कुछ मेंबर्स हैं। अब जिस टीम ने ज़्यादा ज़ोर से अपनी तरफ पुल किया रोप को, वही टीम जीत जाएगी, और दूसरी टीम के लोग उसी तरफ आकर गिर जाएंगे। तो यहाँ पर फोर्स दोनों टीम्स लगा रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में। जिसका फोर्स ज़्यादा होगा वो वाली टीम जीत जाएगी। सो दिस गेम इज नोन एज टग ऑफ वॉर। और इससे हम ये देख सकते हैं कि जब फोर्सेस अनइक्वल हो तो जिस तरफ ज़्यादा फोर्स लगेगा उसी तरफ मोशन होगा। सो द टीम दैट पुल्स द टीम दैट पुल्स हार्ड, यानी जो ज़्यादा फोर्स से पुल कर रही है, यानी जिसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेंबर्स हैं, वही गेम जीत जाएगी। तो क्या कंक्लूजन हुआ इससे कि फोर्सेस जो है एक ऑब्जेक्ट पर अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो वो ऐड हो जाएंगे, बट अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो क्या होंगे? वो सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। तो फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो नेट फोर्स सब्सट्रैक्ट होगा, और जिस तरफ भी ज़्यादा फोर्स लग रहा है उसी तरफ हम देखेंगे कि मोशन होगा। सो दिस इज अबाउट एक्सप्लोरिंग फोर्सेस, और ये हमने टग ऑफ वॉर के गेम के थ्रू भी देख लिया है। A force can state the change of motion। जी हाँ, अगर एक बॉल पड़ी और मैंने उसको किक कर दिया तो वो पहले तो रेस्ट पे थी, अब मूव करने लग गई, तो ये हो गया चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। जैसे कि आपने ये वाला गेम तो बचपन में खेला ही होगा। ये एक व्हील है और इसको ये मूव करा रहे हैं, और एक जो है फोर्स लगाया जा रहा है बाय द हेल्प ऑफ अ वुडन रॉड। तो जितनी ज़ोर से वुडन रॉड से मारेंगे उतनी जल्दी ये आगे बढ़ेगा, उतनी ज़्यादा इस टायर की स्पीड होगी। तो एक चीज़ तो अगर मैं सबसे पहले सोचूं तो पहले तो ये टायर रेस्ट पे था, तो रेस्ट से मोशन पे आया जब इस पे हमने फोर्स अप्लाई किया वुडन स्टिक से। बट अब अगर मैं और ज़ोर से वुडन स्टिक से फोर्स अप्लाई करूँगी तो ये स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो फोर्स कैन ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट in rest into motion. It can also increase the speed of the object in motion. तो क्या ये दोनों चीज़ें इस डायग्राम से प्रूफ हो गई हैं इस एग्जाम्पल से? हम और भी एग्जाम्पल्स इसके देखेंगे। The applied force makes the ball, सपोज अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि हम एक किक मार रहे हैं फुटबॉल को, तो हम फोर्स ही लगा रहे हैं बॉल पे, तो वो कहाँ जाएगी? गोल के डायरेक्शन में अगर हम किक अप्लाई करेंगे तो गोल हो जाएगा और जीत जाएगी हमारी टीम। सो ये गोल के टूवर्ड्स जाएगी, एंड ये क्यों हुआ? क्योंकि बॉल पे फुटबॉलर ने फोर्स अप्लाई किया था। तो क्या हुआ? उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो गया। अगेन अगर हम बात करें गोलकीपर क्या करता है? वो मूविंग बॉल के ऊपर फोर्स लगाता है। अगर फोर्स अप्लाई है सेम डायरेक्शन में तो स्पीड ऑब्जेक्ट की बढ़ जाएगी, बट अगर फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन से भी लग रहा है तो ऑब्जेक्ट की स्पीड कम हो जाएगी। सपोज मैंने यहाँ से बॉल को जो है किक किया गोल की तरफ, गोल करने के लिए, और ऑपोजिट टीम ने क्या किया? उस बॉल को दूसरे डायरेक्शन में किक कर दिया, तो क्या हो जाएगा? वो बॉल पर जो है दो अलग अलग डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है, इसलिए उसकी स्पीड कम हो जाएगी। जैसे कि हमने वुडन ब्लॉक के केस में देखा था कि वुडन ब्लॉक पे अगर एक ही साइड से फोर्स लग रहा है तो वो उससे उस सेम डायरेक्शन में बढ़ेगी, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, और अगर दो ऑपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है तो उसकी स्पीड डेफिनेटली कम हो जाएगी। तो इसको हम एक एक्टिविटी के थ्रू भी देख सकते हैं। हमने क्या किया? हमने अपने हाथ से इस बॉल को ऐसे पुश किया तो ये बॉल इस तरफ आई। अब जब ये बॉल मोशन में थी हमने एक स्केल से इसको ऐसे कर कर हिट कर दिया, तो जब ये बॉल ऐसे स्केल से हिट हुई तो क्या हुआ? ये मोशन में तो थी, ये मोशन में थी, बट इस स्केल से टच होने के बाद इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन
चेंज हो गया। तो ये जो फोर्स हमने लगाया विद द हेल्प ऑफ अ स्केल, इसने डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल को चेंज कर दिया। सपोज ये यहाँ से आ रही थी तो यहाँ चली गई, यहाँ से आएगी तो यहाँ चली जाएगी। तो देयर इज अ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो अगर मैं बात करूँ, ये जो है ये एग्जाम्पल से ये चीज़ प्रूफ हो जाती है। तो क्या अब हम फोर्सेस के बारे में कुछ जनरलाइजेशंस कर सकते हैं कि फोर्स क्या होता है, फोर्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो एक चीज़ तो हमने पढ़ी कि फोर्स कैन मेक अ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट टू मूव। अच्छा, बट क्या ये हमेशा ज़रूरी है कि ऑब्जेक्ट्स मोशन में आएंगे ही फोर्स लगाने से? मैं आपको इस चीज़ का एक एग्जाम्पल दे सकती हूँ। आपके घर में जो दीवार है उसे पुश करने की कोशिश कीजिएगा, उस पर फोर्स लगाने की कोशिश कीजिएगा। चाहे आप कितना भी फोर्स लगा ले, क्या वो दीवार मूव होगी? नहीं। ऐसा इसीलिए क्योंकि आप जो फोर्स लगा रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं है वॉल को मूव करने के लिए। वॉल को मूव नहीं कर पाएंगे आप। तो व्हाट डज दिस प्रूव कि एवरी टाइम फोर्स डज नॉट कॉज मोशन। हर वक्त फोर्स मोशन को लीड नहीं करता है। तो कुछ एक्सेप्शन है ये। तो आइए अब हम देखते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमने पढ़ लिया कि अ चेंज इन ईदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और द डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ विल कॉज अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। ये हम एग्जाम्पल के थ्रू देख चुके हैं। अ फोर्स में ब्रिंग अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्टेट ऑफ मोशन यानी अगर कोई रेस्ट पे है तो वो मूव करने लगेगा, कोई मूव कर रहा है तो वो और भी फास्ट मूव करने लगेगा। बट हमने इसमें एक एक्सेप्शन देख लिया है कि अगर मैं वॉल पे जितना भी फोर्स लगाऊं, क्या वो मूव करेगी? नहीं। तो कुछ एग्जाम्पल्स है जिस केस में फोर्स अप्लाइड सफिशिएंट नहीं होगा, इसीलिए मोशन कॉज नहीं हो पाएगा। जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं एक बलून पे तो क्या होगा? तो मैंने एक जो है बलून लिया और उस पर मैंने एक बलून लिया और उस पर फोर्स अप्लाई किया। तो जहाँ पे मैं फोर्स अप्लाई करूँगी वहाँ से वो दब जाएगा, दूसरी जगह से वो इन्फ्लेट हो जाएगा। क्या उसका शेप चेंज हो रहा है? जी हाँ। जब हम आटा गूंथते हैं, आपने देखा होगा आपकी मदर को घर पे आटा गूंथते हुए, तो जब वो आटा गूंथती है तो क्या आटे की शेप चेंज हो रही है? और जब अब वो उस आटे से रोटी बनाती है तो क्या वो उसकी शेप चेंज करके उसे राउंड कर देती है इन ऑर्डर टू मेक अ चपाती? तो क्या मैं बोल सकती हूँ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कैन ब्रिंग अ चेंज इन शेप। जी हाँ, फोर्स कैन ब्रिंग अ चेंज इन शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑल्सो। जैसे कि आप यहाँ एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि आटा गूंदा जा रहा है तो शेप चेंज हो रही है। सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स इन विच द शेप चेंजेस। तो अगर मैं एक रबर बैंड की बात करूँ, अगर मैं उसे स्ट्रेच कर दूँ तो क्या उसकी शेप चेंज होगी? जी हाँ, वो एलोंगेट हो जाएगा। तो अ फोर्स कैन चेंज कैन ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन शेप। अगेन अब हम इन शॉर्ट जनरलाइज करते हैं कि फोर्स क्या क्या कर सकता है। सबसे पहले हमने पढ़ा इट कैन मेक एन ऑब्जेक्ट टू मूव। ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, वो मूव करना स्टार्ट कर सकता है। दूसरी चीज़ हमने पढ़ी कि एक ऑब्जेक्ट जो मोशन में है वो जो है उस पर ज़्यादा फोर्स लाएंगे तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो सकती है और उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज हो सकता है और उसका शेप भी चेंज हो सकता है। सो अ स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कैन मूव इवन फास्टर, इट्स स्पीड कैन इंक्रीज। तो सबसे पहले तो रेस्ट से मोशन में आ जाएगा और अगर मोशन हो रहा है तो स्पीड भी बढ़ या कम सकती है या फिर डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। जब हमने रूलर को पाथ पे रखा था तो बॉल का डायरेक्शन चेंज हो गया था, या फिर जैसे कि अभी अभी हमने देखा शेप में भी चेंज हो सकता है, या फिर इन सब का कॉम्बिनेशन, ये सब साथ में भी हो सकते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फोर्स की जो हमने इस पूरे चैप्टर में थ्रू वेरियस एग्जाम्पल्स स्टडी करी है। तो आई होप फोर्स क्या होता है वो आपको क्लियर हो गया होगा। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे अबाउट कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। टिल देन, थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम अवनीत कौर और आज हम पढ़ेंगे अबाउट फोर्स एंड प्रेशर। तो हमारी लास्ट वीडियो में हमने फोर्स और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था और आज की वीडियो में हम कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि कोई ऐसे भी फोर्सेस हैं जो दो ऑब्जेक्ट्स के कॉन्टैक्ट से हो सकते हैं और कोई ऐसे भी फोर्सेस जो दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से टच में या कॉन्टैक्ट में ना हो तभी भी दे कैन कम इनटू प्ले।
एक इंटरैक्शन होगा, बट कॉन्टैक्ट या नॉन कॉन्टैक्ट दोनों तरीके से हो सकता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट कॉन्टैक्ट फोर्सेस, जिसमें कि हम पढ़ेंगे अबाउट मस्कुलर फोर्स। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि एक बाल्टी उठानी है आपको जिसमें पानी भरा हुआ है, तो उसको उठाने के लिए आपको काफ़ी मेहनत लगेगी और वो आपके मसल्स का फोर्स होगा जो जिसकी मदद से आप उस बाल्टी के हैंडल को पकड़ेंगे। तो ये जो फोर्स है जो विच हैज़ कम इन टू प्ले, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। क्या बाल्टी के हैंडल को पकड़े बिना आप बाल्टी को उठा सकते हैं? नहीं। तो इसीलिए ये फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स की कैटेगरी में आता है। सिमिलरली आपने देखा होगा जब आप किसी विलेज में गए होंगे, जब भी कोई भी फार्मर किसी भी फील्ड पे प्लाउइंग कर रहा होता है तो वो एनिमल्स कैटल की मदद से वो करता है। तो कैटल का मस्कुलर फोर्स यहाँ पर यूज़ किया जाता है फॉर वेरियस प्रोसेसेस ऑफ एग्रीकल्चर। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, कैटल का मस्कुलर फोर्स इज यूज टू पुल दिस ऑब्जेक्ट। तो ये है मस्कुलर फोर्स। तो आइए हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ एक स्कूल बैग है, उसको आपको उठाना है, तो अगर आपको स्कूल बैग को उठाना है तो आपको उसको पुश करना पड़ेगा या पुल करना पड़ेगा अपनी तरफ। तो वो उठाने के लिए जो फोर्स लगेगा अगेन वो आपका मस्कुलर फोर्स होगा। तो ये जो फोर्स हमारी मसल्स के एक्शन से होता है उसी को हम बोलते हैं मस्कुलर फोर्स, और ये डेफिनेटली कॉन्टैक्ट से ही हो पाएगा। दैट इज वाई दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कॉन्टैक्ट फोर्स। अगेन एक और फोर्स है जो कि एग्जाम्पल है कॉन्टैक्ट फोर्स का, एंड दैट इज फ्रिक्शन। अब आप बोलेंगे फ्रिक्शन क्या होता है? तो अगर मैं आपसे बोलूं मैंने एक बॉल को जो है पुश करके छोड़ दिया, क्या वो हमेशा मूव करती ही जाएगी या फिर कुछ टाइम के बाद वो स्टॉप हो जाएगी खुद ब खुद? जी हाँ, आपका आंसर होगा कि बॉल थोड़े टाइम बाद स्टॉप हो जाएगी। बॉल स्टॉप क्यों होगी? बॉल इसीलिए स्टॉप होगी क्योंकि जिस डायरेक्शन में आपने उसको धक्का लगाया है वो उस डायरेक्शन में मूव कर रही है, बट ग्राउंड के कांटेक्ट में है वो, तो ग्राउंड एक दूसरा फोर्स लगा रहा है जिसका डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो क्या होगा? ये वाला फोर्स अगर ज़्यादा होगा जो आपने लगाया है और जो ग्राउंड जो फोर्स लगा रहा है वो कम होगा, तो बॉल मूव करती जाएगी। बट जैसे ही ग्राउंड का फोर्स ज़्यादा होगा तो बॉल रुक जाएगी। तो ये जो ग्राउंड से बॉल कांटेक्ट में है और उसकी वजह से जो उस पर ऑपोजिट डायरेक्शन में मोशन लग रहा है उसको हम बोलते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स या केवल फ्रिक्शन। यानी मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है फ्रिक्शन, मोशन के ऑपोजिट फ्रिक्शन। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये मोशन हमने इसको पुश किया, हमने इस ब्लॉक को पुश किया, तो ये यहाँ मूव करेगा क्योंकि हमने इस डायरेक्शन में लगाया है फोर्स। बट यहाँ पर ये जो व्हील्स हैं ये ग्राउंड के कांटेक्ट में, इनमें फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये ऑपोजिट डायरेक्शन है। क्या होगा? ये मूव करना धीरे धीरे बंद हो जाएगा क्योंकि फ्रिक्शन इज कमिंग इनटू प्ले बिकॉज ऑफ इट्स कांटेक्ट विथ ग्राउंड। ये बॉल है, ये मैं उसको इधर मैं इसको इधर सपोज पुश किया है मैंने, फ्रिक्शन लगेगा इधर, तो क्या होगा? ये बॉल थोड़े टाइम के बाद स्टॉप हो जाएगी। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कॉन्टैक्ट फोर्स नोन एज फ्रिक्शन। तो ये तो हम देख चुके हैं। तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। नाउ वील कम टू सम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो आई एम श्योर आपने मैग्नेट से खेला होगा अपने बचपन में। तो मैग्नेटिक टॉयज होते हैं, क्या वो अट्रैक्ट करते हैं एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को? करता है। बट क्या उसके लिए उनका टच में होना ज़रूरी है, कांटेक्ट में होना ज़रूरी है? नहीं। मैग्नेट दूर से ही पुल कर लेता है दूसरे ऑब्जेक्ट्स को जिनका कि मैग्नेटिक नेचर होता है। आई एम श्योर आपने काफ़ी सारे गेम्स खेले होंगे जिनमें कि जब गेम्स में हीरो के पास जब मैग्नेट आ जाता है तो सारे गोल्ड के कॉइन्स उसकी मैग्नेट की तरफ खुद ब खुद अट्रैक्ट हो जाते हैं। सो क्या उन दोनों के बीच में कांटेक्ट है? नहीं। बट फिर भी एक फोर्स लग रहा है जो मैग्नेट जो है दूसरे ऑब्जेक्ट्स पे लगा रहा है।
तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसको कि आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ ये मैग्नेट अट्रैक्ट कर रहा है इन कॉइन्स को. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. फॉर एग्जाम्पल मैग्नेट जो है, अगर आपके घर में बहुत सारी आयरन नेल्स हो, कील हो, और एक मैग्नेटिक सब्सटेंस आप उसके पास भी लाएं तो वो उसको अट्रैक्ट करता है विदाउट बीइंग एनी कॉन्टैक्ट. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये मैग्नेट अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेता है, जो हमें पता है, हमने क्लास 7th में पढ़ा है मैग्नेट्स के बारे में. तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड एक मैग्नेट के आसपास होती है, उस फील्ड के अंदर अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट आए जो उससे अट्रैक्ट हो सकता हो तो वो तुरंत अट्रैक्ट हो जाता है विदाउट एनी कॉन्टैक्ट. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. और हमने मैग्नेट की ये भी प्रॉपर्टी पढ़ी है कि उसमें दो पोल्स होती है, एक होगी नॉर्थ पोल तो दूसरी होगी साउथ पोल. और हमने ये भी पढ़ा है कि लाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स, like poles repel each other and unlike poles attract each other. यानी कि अगर मैं दो मैग्नेट्स को एक दूसरे की तरफ लाऊं, फॉर एग्जाम्पल एक मैंने बार मैग्नेट लिया जिसके कि मैंने नॉर्थ और साउथ पोल को एक दूसरे के पास रखा, तो ये अनलाइक पोल्स हैं, ये बिना कॉन्टैक्ट हुए भी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगी. बट यही अगर मैं इस मैग्नेट को टर्न कर दूं तो नॉर्थ एक दूसरे के पास आ जाएंगे, तो वो एक दूसरे से दूर भागेंगे, दे विल repel each other. तो आई होप ये आपको क्लियर है. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. आइए हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का, विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो इसको हम एक एक्टिविटी के थ्रू पढ़ेंगे. सपोज मैंने इस टेबल से हैंग किया एक क्लिप, और देखते हैं हमने इसका सेटअप कैसे किया है. एक प्लास्टिक स्ट्रॉ लिया, उसे दो टुकड़ों में कट किया और उसे सस्पेंड किया फ्रॉम द एज ऑफ अ टेबल थ्रू अ थ्रेड और थ्रू सम अदर ऑब्जेक्ट वी हैव हैंग्ड इट. तो मैंने अगर थ्रेड के थ्रू ये स्ट्रॉ के दो पीसेस को हैंग किया, स्ट्रॉ के एक पीस को हैंग किया, तो क्या होगा, जब मैं दूसरा पीस लूंगी स्ट्रॉ का, उसको मैं क्या करूंगी, उससे मैं किसी क्लॉथ से रब करूंगी, और इस रबिंग की वजह से क्या जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज. तो जो मेरा दूसरा पीस ऑफ स्ट्रॉ है उसको मैं किसी पेपर से या किसी क्लॉथ से रब करूंगी तो वो चार्ज्ड हो जाएगा. और जब मैं ये चार्ज्ड स्ट्रॉ इस थ्रेड से हैंग हुए अनचार्ज स्ट्रॉ के पास लाऊंगी तो क्या होगा, क्या आप बता सकते हैं. जब एक अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, there will be electrostatic attraction between the two straws. So straw acquire electrostatic charge after it has been touched with the rubbed with any sheet of paper or with woolen cloth, and the force exerted by a charged object on another charged object is charged or uncharged object is known as electrostatic forces of attraction. तो इससे क्या होता है, इससे होता है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. क्यों, क्योंकि ये चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है या अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए ये इस तरफ मूव कर गया. तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन चार्ज्ड एंड अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अगर यहाँ पर मैं एक चार्ज्ड प्लास्टिक रॉड लगा देती तो क्या होता, ये प्लास्टिक स्ट्रॉ, अगर मैं ये प्लास्टिक स्ट्रॉ और ये प्लास्टिक स्ट्रॉ दोनों को ही चार्ज कर देती तो क्या होता, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर. तो आई होप ये आपको समझ में आ गया कि ये जो फोर्स रबिंग की वजह से जनरेट होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को लीड करता है, क्योंकि उससे चार्जेस डेवलप हो जाते हैं. ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर मैं इसको यहाँ से ड्रॉप कर दूं तो ये कहाँ जाएगी, ऊपर कि नीचे. आई एम श्योर आप सबको आंसर पता है कि ये नीचे जाएगी, बिकॉज इसको अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, अपनी तरफ पुल कर रही है. अगर मैं आपसे पूछूं, आप जब भी एक माउंटेन के ऊपर जाएंगे तो आप किस डायरेक्शन में अगर कूदेंगे तो किस डायरेक्शन में कूदेंगे, आप कूदेंगे तो आप नीचे की डायरेक्शन में ही गिरेंगे, कभी भी आप ऊपर नहीं जाएंगे. दिस इज बिकॉज अर्थ आपको अट्रैक्ट कर रही है. इसीलिए अगर आपको अर्थ के ऑपोजिट जाना होता है तो आपको एक फोर्स लगाना होता है.
तो ये जो अर्थ आपको अट्रैक्ट कर रही है, अपनी तरफ पुल कर रही है, ये जो अर्थ का फोर्स है इसको अर्थ की ग्रेविटी कही जाती है और ये कहलाता है ग्रेविटेशनल पुल और ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आप सबको पता है आइंस्टाइन के बारे में, जब वो बैठ के कुछ सोच रहा था तो ऊपर से पेड़ से एप्पल नीचे गिरा, तो उसने ये सोचा कि ये एप्पल टूट के नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया या ये किसी और डायरेक्शन में क्यों नहीं गया। दिस इज बिकॉज अर्थ जो है उससे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, इसीलिए वो एप्पल जो है कहाँ गिरेगा, हमेशा वो एप्पल नीचे के डायरेक्शन में गिरेगा। सो दिस इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। तो अगर मैं आपसे बोलूँ लीव्स और फ्रूट्स जो है वो नीचे ही क्यों गिरते हैं, क्योंकि अर्थ उन्हें अपनी तरफ पुल कर रही होती है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ दैट, अगर मैं वाटर की बात करूँ, नल खोलते हैं हम, नल में से पानी आता है, वो पानी नीचे ही क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं जाता, किसी और डायरेक्शन में क्यों नहीं जाता, क्योंकि उससे अर्थ अपनी तरफ पुल कर रही है। अगेन रिवर्स जो है वो कैसे फ्लो करते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कभी भी अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो नहीं करते। दिस इज बिकॉज इट इज बीइंग अट्रैक्टेड बाय अर्थ। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे जो कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के एग्जाम्पल्स हैं। अर्थ और एप्पल एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं है, फिर भी अर्थ एप्पल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। दिस इज बिकॉज of the gravitational force being a non-contact force। तो आई होप ये सारे एग्जाम्पल्स आपको क्लियर हैं। हमारी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट प्रेशर। प्रेशर इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। टिल देन थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज हम पढ़ेंगे अबाउट फोर्स एंड प्रेशर। तो इसके लास्ट वीडियो में हमने फोर्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ा था और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेशर के बारे में। तो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी प्रेशर का क्या फॉर्मूला हो गया, फोर्स अपॉन एरिया। जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतना ही ज़्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स और प्रेशर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया से। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ही कम होगा प्रेशर, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है और ये न्यूमरेटर में है। तो दैट इज़ वाई वी कैन से दैट प्रेशर ज़्यादा होगा अगर एरिया कम होगा। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया है। तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। तो आपने देखा होगा कि जो हील्स होती है अगर वो बहुत ज़्यादा पॉइंटेड हो, और कुछ हील्स ऐसी होती है जो कि एकदम पॉइंटेड नहीं होती है, उनका सरफेस एरिया थोड़ा ज़्यादा होता है। तो वो जो पॉइंटेड हील्स होती हैं उसमें पेन ज़्यादा होता है, उसको लॉन्ग टाइम तक नहीं वियर किया जा सकता। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उनका प्रेशर बढ़ जाता है, एंड द रीज़न इज़ क्योंकि उनका एरिया स्मॉल है। तो स्मॉल एरिया यानी कि पेंसिल टाइप ऑफ हील का जिसका स्मॉल एरिया होता है उसका प्रेशर ज़्यादा होता है, इसलिए जो भी उन्हें पहनता है उसे जो है पेन ज़्यादा होता है। बट इफ़ आई कंपेयर इट विद अ हील विच हैज़ लार्जर एरिया, उसमें प्रेशर जो है वो कम लगेगा एंड देयरफॉर इट विल नॉट बी दैट डिफ़िकल्ट टू वियर इट। अगेन आपने देखा होगा जब भी आप ट्रेन में जाते हैं तो जो आपके लिए, आपके हेल्प के लिए जो उठाते हैं आपका सामान, उनको हम पॉटर कहते हैं। और ये सामान जो है इन्होंने उठाया हुआ है, इन्होंने बीच में यहाँ पे एक सर्कुलर क्लॉथ रखा हुआ है, एक क्लॉथ का ऐसा सर्कल बना के अपने सर के ऊपर रखा है। तो डू यू नो वो ऐसा क्यों करते हैं? कुछ ना कुछ तो रीज़न होता होगा कि वो डायरेक्टली आपका लगेज अपने सर पे नहीं रख रहे हैं, बल्कि एक क्लॉथ का स्फेयर बनाकर सरफेस एरिया बढ़ाकर सामान अपने सर पे रखते हैं। सो इसका रीज़न है कि ये जो क्लॉथ का सर्कुलर ऑब्जेक्ट है ये सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, और क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो आपके लगेज का जो फोर्स है वो कम फील होता है, इसलिए प्रेशर जो है वो कम फील होता है पॉटर को। तो पॉटर ऐसा इसलिए करता है इन ऑर्डर टू एक्सपीरियंस लेस प्रेशर ऑन हिज हेड। So what he does, he tries to increase the surface area by thereby decreasing the pressure. So I hope ये आपको समझ में आ गया हो। यही उसकी मदद करता है कि वो हैवी लगेज को कैरी कर पाए।
प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस। प्रेशर आपने पढ़ा है क्लास 7 साइंस में, जब हमने साइक्लोन चैप्टर के बारे में पढ़ा था। तो साइक्लोन कैसे आता है? जब एयर के प्रेशर में डिफरेंस होता है तभी तो विंड्स सर्कुलेट होती हैं, जिसे कि हम फास्ट मूविंग विंड्स को ही साइक्लोन बोलते हैं। तो ये जो प्रेशर का डिफरेंस है, इससे बहुत सारी चीज़ें कॉज होती है। और सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या वाटर और कोई गैस प्रेशर एक्सर्ट करती है या नहीं। तो पहले हम लिक्विड्स की बात करते हैं, जिसमें कि हम वाटर की बात करेंगे। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ इतना करना है कि हमें एक बॉटल लेनी है। मैंने एक बॉटल ली और उस बॉटल, ये एक्टिविटी आप अपने घर पे भी कर सकते हैं, और मैंने उस बॉटल, कोई भी पुरानी बॉटल में मैंने क्या किया, होल्स कर दिए। सपोज ये मेरी बॉटल है, मैंने इस बॉटल में नीचे की तरफ यहाँ पर कुछ होल्स कर दिए। तो ये चारों साइड, बॉटल के चारों साइड मैंने सेम लेवल पे, सेम हाइट पे 4 होल्स कर दिए। अब जब मैं इसमें पानी भरूंगी तो क्या होगा, इन होल्स से पानी नीचे गिरने लगेगा। ये सब आपने ज़रूर कभी ना कभी ऑब्जर्व किया होगा। तो ये पानी यहाँ से नीचे क्यों गिर रहा है? और गिर तो रहा है, बट इक्वल डिस्टेंस पे क्यों गिर रहा है? जिस डिस्टेंस पे इस साइड के होल से गिर रहा है, उसी डिस्टेंस पे इस साइड के होल से गिर रहा है। क्या रीज़न हो सकता है इसका? इसका रीज़न ये है कि वाटर ने प्रेशर एक्सर्ट किया है इस पार्ट पे भी, इस पार्ट पे भी, इस पार्ट पे भी। जहाँ होल था वहाँ पे भी प्रेशर एक्सर्ट हुआ है ना वाटर से, तभी तो वाटर बाहर आ गया, क्योंकि वहाँ होल था, क्योंकि वाटर ने वहाँ प्रेशर एक्सर्ट किया था। तो इसका ये मतलब होता है वाटर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द साइड्स ऑफ द कंटेनर ऑल्सो। तो ये जो साइड्स ऑफ कंटेनर है, इस पर प्रेशर एक्सर्ट हुआ है, तभी होल की वजह से वाटर जो है बाहर आ गया। और वो प्रेशर हर सेम हाइट पे सेम प्रेशर है, इसलिए हर तरफ, हर होल से इक्वल डिस्टेंस पे वाटर बाहर गिर रहा है। पर अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि आपने बचपन में डेफिनेटली पिचकारी से जो है बलून्स को जो है फुलाया होगा, बलून्स में वाटर फिल किया होगा। तो अगर आप जो है एक बहुत ज़्यादा बड़ी पिचकारी ले और उसका वाटर लेवल काफ़ी ज़्यादा रखे और फिर उसमें बलून फिल करें, तो बलून पे ज़्यादा प्रेशर लगेगा और वो जो है बहुत जल्दी जो है फिल हो जाएगा वाटर से। वहीं अगर आपकी जो पिचकारी है वो सिर्फ थोड़ी सी ही भरी है तो प्रेशर कम लगेगा, इसलिए बलून धीरे धीरे फिल होगा। इसको हम इस एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि जब भी आप टैप को जोर से खोलें तो ज़्यादा प्रेशर लगेगा, और जब भी आप टैप को धीरे से खोलें तो कम प्रेशर लगेगा। सो दिस इज द डिफरेंस ऑफ प्रेशर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्टिविटी। टेक अ प्लास्टिक बॉटल, फिक्स अ सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब नियर इट्स बॉटम। तो ये एक्टिविटी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी शो की हुई है। तो अब हम क्या नेक्स्ट एक्टिविटी पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम पढ़ रहे हैं अबाउट, हमने एक बॉटल ली है और उसमें हमने यहाँ पर एक इस तरीके का एक्सटेंशन लगा दिया है, और यहाँ पे हमने एक बलून या कोई भी रबर का ऑब्जेक्ट फिट कर दिया। अब ऊपर से हमने इसमें पानी डाला, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर पानी यहाँ पर भी आएगा, बिकॉज हर पूरे सरफेस पे जो है, बॉटल के साइड्स पे जो है, बॉटल के साइड्स पे भी वाटर प्रेशर लगाएगा। तो ये पानी यहाँ से यहाँ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर होल है और यहाँ पर ये एक्सटेंशन फिटेड है। अब यहाँ से पानी आएगा तो ये इस बलून में भी फिल हो जाएगा। ये बलून का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इसमें वाटर फिल होगा। सो व्हाट डज दिस प्रूव? दिस अगेन प्रूव्स that water exerts pressure, वरना ये बलून फूलता ही नहीं। So fill the bottle up to half with water and observe liquid exerts pressure on the walls of the container। तो ये अगर यहाँ पर नहीं प्रेशर एक्सर्ट करता तो क्या पानी यहाँ जाता? नहीं। When you inflate a balloon, अगेन अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं एक बलून को इन्फ्लेट करूँ तो क्या होगा? बलून पहले ऐसा उसका शेप होता है इन्फ्लेटेड बलून का, फिर जब मैं उसमें एयर फिल करती हूँ तो उसका शेप जो है चेंज हो जाता है, वो इन्फ्लेट हो जाता है। तो हम इस बलून को वाटर से भी फिल कर सकते हैं। तो हमने फिल किया और हमने ये प्रूफ किया कि वाटर एक्सर्ट्स प्रेशर।
लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर। अब हम गैसेस के बारे में बात करेंगे। तो अगर मैं एक बलून को खुद से अपने माउथ से उसमें एयर फिल करके इन्फ्लेट करूं तो क्या वो होता है? आई एम श्योर आप सब ने अपने घर में एक फुग्गा फुलाया होगा। तो उसमें आप करते क्या है, आप अपने माउथ से प्रेशर से एयर रिलीज करते हैं और वो बलून के सारे साइड्स पे प्रेशर एक्सर्ट करती है वो एयर और बलून को फुला देती है। सो दिस अगेन प्रूव्स दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। और एयर एक्सर्ट करती है प्रेशर वॉल्स ऑफ द कंटेनर में, यानी सारी जो बलून की वॉल्स हैं वो क्या होती है, वो एक्सपैंड होती है, तभी तो बलून फूलता है। आप ये भी ट्राई करिएगा, अगर बलून में 3-4 होल्स कर दो और फिर उसे फुलाना शुरू करें, क्या आप उसे इन्फ्लेट कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि जहां आप उस पर अपने माउथ से प्रेशर से एयर डालना शुरू करेंगे, क्या होगा, हर डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट होगा और जहां होल होगा वहां से एयर बाहर निकल जाएगी, इसीलिए बलून को इन्फ्लेट करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। सो अगेन दिस प्रूव्स दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस. So I hope this is clear that gases also exert pressure on the walls of the container in all the directions. So I hope this example is clear. Atmospheric pressure. Atmosphere क्या होता है? हम सबको पता है, the blanket of air around us, around the earth. The blanket of air around the earth is nothing but atmosphere. तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस हैं, हम पढ़ चुके हैं 78% तो नाइट्रोजन ही है। तो ये गैसेस भी हम पढ़ चुके हैं कि प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। तो जैसे कि मैं इस वक्त यहाँ हूँ तो मेरे ऊपर भी प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा बाय ऑफ द गैसेस ऑफ द एयर। तो ये प्रेशर जो मेरे ऊपर एक्सर्ट हो रहा है, इस प्रेशर से मैं दब क्यों नहीं रही हूँ? ऐसा क्यों हो रहा है? Why am I not getting buried inside due to this pressure? This pressure which is due to the atmospheric gases is known as atmospheric pressure. Again ये pressure जो है ये act करेगा per unit area, तो ये force जो act करेगा gases का per unit area, इसको हम pressure बोलेंगे। तो मेरे ऊपर जो pressure लग रहा है वो definitely upward direction से लग रहा है, क्योंकि gases तो ऊपर है। तो ये प्रेशर जो है जो मेरी बॉडी के ऊपर लग रहा है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक गैसेस, ज़रूर इस प्रेशर को ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई और भी फोर्स लग रहा होगा, तभी मेरे ऊपर उसका इतना असर नहीं हो रहा है। तो दैट इज़ बिकॉज हमारी बॉडी भी एक ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर लगाती है जो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। तभी ऐसा नहीं होता कि हम चलते चलते एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से अंदर घुस जाए या ज़मीन में घुस जाए, ऐसा इसीलिए नहीं होता है बिकॉज हमारी बॉडी उस प्रेशर को बैलेंस कर देती है। सो द प्रेशर इनसाइड आवर बॉडी इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट बैलेंसेस इट, देयरफॉर वी डू नॉट गेट रिडन। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है और वो हम पर भी लगता है, बट हम पर उसका असर क्यों नहीं होता है। और जनरली जो मेरे आसपास प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है, यानी कि इस वक्त जो मेरे ऊपर प्रेशर लग रहा है बाय द एटमॉस्फेयर इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो दिस कंप्लीट्स दिस चैप्टर। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम अवनीत कौर और आज हम पढ़ेंगे अबाउट फोर्स एंड प्रेशर। आज हम इस चैप्टर के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस विच आर एनसीईआरटी सॉल्यूशंस उनके बारे में पढ़ेंगे। सो दिस इज़ अ चैप्टर ऑफ क्लास 8 साइंस। तो आइए हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं जो एनसीईआरटी में है और उनका सॉल्यूशन भी देखते हैं। आई एम श्योर आपने ये चैप्टर जो है पूरा मेरे साथ पढ़ा होगा इन द फॉर्म ऑफ वीडियोज़। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर वहाँ पर इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं और नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं ऑफ क्लासेस 4th to 12th ऑल सब्जेक्ट्स। तो आइए हम सबसे पहला क्वेश्चन देखें। गिव 2 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ सिचुएशन इन विच यू पुल और पुल द ऑब्जेक्ट टू चेंज द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं एक डोर को पुश कर दूंगी तो क्या होगा, वो ओपन हो जाएगा, और अगर मैं एक ड्रॉअर को पुल कर लूँगी तो भी वो ओपन हो जाएगा। तो उसका मोशन भी हुआ और ये हमने फोर्स का एप्लीकेशन भी देखा इन द फॉर्म ऑफ पुश
and pull. Give two examples of situations in which applied force causes a change in the shape of the object. तो अगर मैं आपसे बोलूँ जब हम आटा गूंथते हैं तो हमने उस पर फोर्स लगाया तो उसका शेप चेंज हो जाता है, डो का शेप चेंज हो जाता है. अगेन मैं अगर पिलो की बात करूँ, पिलो या फोम पे मैंने फोर्स अप्लाई किया या स्पॉन्ज को मैंने दबाया तो उसका शेप क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. तो दीज आर अ फ्यू एग्जाम्पल्स. फिल इन द ब्लैंक्स with the following statements. तो सबसे पहला है, to draw water from a well we have to dash the rope. हम rope को ऐसे करके क्या करते हैं, pull करते हैं. So we have to pull the rope. A charged body dash an uncharged body towards it. तो एक charged body uncharged body को अपनी तरफ attract करती है via electrostatic forces of attraction. To move a loaded trolley we have to dash it. तो अगर loaded trolley को move करा है तो हमें से धक्का मारना पड़ेगा. That is we have to push it. The north pole of a magnet dash the north pole of another magnet. हमें पता है like poles repel. तो it repels the north pole of another magnet. और अगर south pole ले आए तो north pole south pole को attract करेगा. An archer stretches her bow while taking an aim at the target. She then releases the arrow which begins to move towards the target. तो अब हमें fill in the blanks करना है और देखना है कि कौन सा फोर्स, कौन कौन से टाइप ऑफ फोर्सेस पिक्चर में आ रहे हैं. To stretch the bow, the archer has to apply the force that causes a change in. हाँ, क्या आप इसका आंसर दे सकते हैं? ये सारे हमारे लिए हिंट्स दिए गए हैं. तो क्या होता है उससे जो है फोर्स जब आप अप्लाई करें तो शेप क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. तो इट कॉजेज अ चेंज इन द शेप. द फोर्स अप्लाइड बाय द आर्चर, आर्चर जो है पुल करिए विद हर मसल्स. द फोर्स अप्लाइड इज अ मस्कुलर फोर्स एंड इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स. The type of force responsible for a change in the state of motion of the arrow is an example of, हमने अभी भी बताया है, contact force. While the arrow moves towards its target, the force acting on it are due to. जब वो move कर रहा है तो वो force किसकी किसकी वजह से हो सकते हैं, are due to dash and due to dash of air. तो air तो friction लगाती है opposite direction में और earth क्या लगाती है, gravity. So gravity and friction. So this is the question 4. Question 5. In the following situation, identify the agent exerting the force and the object on which it acts. तो अब हमें agent भी बताना है और ऑब्जेक्ट भी बताना है जिस पे कि वो एक्ट कर रहा है और इफेक्ट क्या हो रहा है फोर्स का. स्क्वीजिंग अ पीस ऑफ लेमन बिटवीन द फिंगर्स टू एक्सट्रैक्ट जूस. तो हमारी फिंगर्स फोर्स लगा रही है, हम स्क्वीज कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट जिस पे एक्ट हो रहा है वो लेमन है और हो क्या रहा है, जूस निकल रहा है उसमें से. तो एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस इज द इफेक्ट. नेक्स्ट, टेकिंग आउट पेस्ट फ्रॉम अ टूथपेस्ट ट्यूब. तो हमारे हैंड्स या फिंगर से हम उसको प्रेस करते हैं और टूथपेस्ट पे असर हो रहा है और हो क्या रहा है, पेस्ट बाहर आ रहा है टूथपेस्ट से और ब्रश पे हम उसे लगा पा रहे हैं. अ लोड सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग व्हाइल इट्स अदर एंड इज ऑन अ हुक फिक्स टू द वॉल. तो हमारा एजेंट एक्सर्टिंग द फोर्स कौन है, जो हमारा स्प्रिंग लटक रहा है फ्रॉम द वॉल. तो सस्पेंडेड लोड इज योर एजेंट exerting the force. Next, object on which it acts. तो वो एक्ट किस पे कर रहा है, स्प्रिंग पे. और स्प्रिंग क्या हो रहा है, उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मतलब उसका शेप चेंज हो रहा है, वो इलोंगेट हो रहा है, लंबा हो जा रहा है. तो इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग इज द इफेक्ट ऑफ द फोर्स. क्योंकि हमने स्प्रिंग से एक लोड अटैच किया तो लोड उस पर प्रेशर लगा रहा है, क्योंकि लोड नीचे खींचेगा टूवर्ड्स ग्रेविटी. तो वो स्प्रिंग क्या हो रहा है, इलोंगेट हो रहा है. An athlete making a high jump to clear the bar at certain height. तो अब कौन exert कर रहा है फोर्स, एथलीट. बट एथलीट की भी लेग की मसल्स और ऑब्जेक्ट किस पे, जिस पे वो एक्ट कर रहा है वो तो है हमारा बार.
एट बार जो कि किसी हाइट पे है, और इफेक्ट क्या हो रहा है, वो जंप कर पा रहा है, वो उस हाई बार के ऊपर से जंप कर पा रहा है, सो मेकिंग अ हाई जंप. A blacksmith hammers a hot piece of iron while making a tool. How does the force due to hammering affect the piece of iron? तो हमें पता है जब ब्लैकस्मिथ आयरन के साथ वर्क करेगा, उसे हीट करेगा, तो उसका शेप जो है वो चेंज हो जाएगा. सो द आंसर इज दैट वी कैन से फोर्स जो अप्लाई किया है उससे वो टूल को डिजाइन कर रहा है, उसकी शेप क्या हो रही है, चेंज हो रही है. सो वी कैन से दैट द फोर्स अप्लाइड कैन मोल्ड द हॉट पीस. मोल्ड यानी कि उसकी शेप का चेंज हो जाना. An inflated balloon was pressed against a wall after it has been rubbed with a piece of synthetic cloth. It was found that the balloon sticks to the wall. इसमें कौन सा फोर्स आएगा? तो अगर मैं ये तो आपने ये एक्टिविटी आप अभी ही अपने घर पे भी कर सकते हैं. अगर आप एक बलून को किसी वुलन क्लॉथ से रब करें और फिर उसे जो है दीवार वॉल पर जाकर उसके पास ले जाएं, तो आप ये देखेंगे कि वो वॉल से स्टिक हो जाता है. ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि बलून ऑन रबिंग एक्वायर्स चार्ज एंड इट बिकम्स अ चार्ज्ड बॉडी, और ये चार्ज्ड बॉडी जो अनचार्ज्ड बॉडी है जो कि वॉल है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसीलिए उस पर स्टिक हो जाता है. और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. तो आई होप ये आपको समझ में आ गया है. Name the forces acting on a plastic bucket containing water held above the ground in your hand. तो एक तो मैंने उसको पकड़ा है तो उसमें मेरा मस्कुलर फोर्स लग रहा है, और जो नीचे से अर्थ उस पर फोर्स लगा रही है विच इज़ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इज द ग्रेविटेशनल फोर्स. सो आई होप ये आपको समझ में आ गया है कि जो दो फोर्सेस इन्वॉल्व हैं वो कौन से फोर्सेस हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स और मस्कुलर फोर्स, और ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं. A rocket has been fired upwards to launch a satellite in its orbit. Name the two forces acting on the rocket. तो जैसे ही रॉकेट स्टार्ट हो रहा है तो सबसे पहले तो वो अपवर्ड जा रहा है, तो उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है नीचे की तरफ, और अब जब वो ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स ऑफ एयर लगेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में. तो मोशन के ऑपोजिट लगेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. तो दो फोर्सेस हो गए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और ग्रेविटेशनल फोर्स. When we press the bulb of a dropper with its nozzle kept in water, air in the dropper is seen to escape in the forms of bubble. Once we release the pressure on the bulb, the water gets filled in the dropper. The rise of water in the dropper is due to. तो जब हम इसे प्रेस कर रहे हैं तो वो राइज क्यों कर रहा है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके ऊपर लग रहा है. दैट इज द आंसर, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो आई होप ये NCERT सॉल्यूशंस आपको क्लियर हो गए हैं. हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास 8 साइंस का दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे. टिल देन, थैंक यू.